प्रौद्योगिकी में उन्नत बनने के साथ रोबोट स्वचालन हमारे जीने, हमारे काम करने के तरीके, हमारी कार्यक्षमता और सुरक्षा के स्तर को बदल रहा है। ये स्वायत्त रूप से काम करने वाले उपकरणों की नई पीढ़ी को रेखांकित करने वाली ड्राइविंग तकनीक बनने वाली है, जो कि डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच पुल का काम कर सकती है। भारत में ये परिवर्तन कैसे होने जा रहा है? हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कैसे बन सकते हैं? स्मार्ट विनिर्माण कैसे अपना सकते हैं? क्या नव विज्ञान और नवाचार इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देंगे? क्या हमारे पास इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की तकनीक और ज्ञान उपलब्ध है? रोबोटिक्स में पहले से ही बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और संभावनाएं हैं। ये उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों के काम के समय और थकान को कम करके उनकी समृद्धि में वृद्धि करता है। दूसरे, ये काम की प्रकृति में सुधार करता है, क्योंकि यांत्रिक रोबोटीकरण मानवीय खामियों में कमी लाता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की जून 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले रोबोटों की संख्या पिछले 2 दशकों में 3 गुना बढ़कर लगभग 22 लाख हो गई है। रुझान बताते हैं कि अगले 20 वर्षों में रोबोट्स का वैश्विक स्टॉक और तेजी से बढ़ेगा। 2030 तक ये 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। रोबोट तेजी से घरों और सार्वजनिक स्थानों पर नियंत्रित वातावरण से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल शोधकर्ता इनके साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली भी विकसित कर रहे हैं, जो रोबोट को स्वायत्त रूप से निर्णय लेने में मदद करेगी। भारत में हर 10,000 विशेषज्ञों के लिए सिर्फ 3 रोबोट हैं। इस तथ्य के बावजूद बढ़ता हुआ घरेलू यांत्रिकी प्रौद्योगिकी उद्योग एक उल्लेखनीय दर से विकसित हो रहा है। मेड इन इंडिया 2.0 की शुरुआत के बाद कई कंपनियां रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपने अभिनव विचारों के साथ आगे आई हैं। ऐसी ही एक कंपनी है ग्रिडबोट्स। ग्रिडबोट्स अहमदाबाद की कंपनी है। इसे 2007 में स्थापित किया गया था। कंपनी रोबोटिक्स विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन विजन के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी ऐसे रोबोट विकसित करती है जिनका उपयोग उद्योगों में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि परिमाण माप, छंटाई और ग्रेडिंग। इस तरह के रोबोट का उपयोग बाहरी कामों में भी किया जाता है, जैसे कि विभिन्न इलाकों में निगरानी। आंतरिक इंजन ग्रिड आई स्वायत्त रूप से योजना बनाने और नेविगेट करने में सक्षम है। आइए देखते हैं कि ग्रिड आई इंजन क्या है। ये रोबोट सेंसर और कैमरों की एक श्रृंखला से इनपुट को संसाधित करके प्रभावी प्रतिक्रियाओं और कार्यों की योजना बना सकता है, जिसमें सुरक्षा मानकों का प्रबंधन भी शामिल है। ग्रिड आई इंजन रोबोटिक्स, मशीन विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 15 साल के शोध का नतीजा है कि हम 2D कैमरों, 3D कैमरों, लीडार्स, आणविक कैमरों, स्टीरियो कैमरों जैसे कई सेंसर फील्ड का उपयोग कर रहे हैं और एक एल्गोरिथम का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी मशीन को उसके परिवेश को समझने में मदद कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इंसान करता है। ये कैसे काम करता है? एक एल्गोरिदम होती है जो रोबोट डिवाइस को परिवेश का आकलन करने और उससे डेटा को समानुक्रमित करने में मदद करती है। फिर डेटा को प्रसंस्करण इंजन में भेजा जाता है, जो आवश्यक डेटा को फिल्टर करता है और इसे बहुत तेजी से संसाधित करता है। इसी डेटा के आधार पर रोबोट कार्य करता है। प्रोसेसर में उच्च स्तर की सटीकता होती है, जो इन रोबोट को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से काम करने में मदद करती है। सबसे पहले आपको कई चीजों की पहचान करनी होगी जो कि वीडियो में मौजूद हैं, और फिर उन्हें जैसे वो 3D कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में स्थित होते हैं उस हिसाब से उनका सेगमेंट बनाते हैं, और फिर उन्हें 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से में एक्शन लेना होता है। ये एक बहुत अच्छे एल्गोरिथम के बिना आज के समय में प्रचलित हार्डवेयर की मदद से करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ग्रिड आई में हम इन समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। आज हमारे अधिकांश रोबोट ग्रिड आई इंजन से संचालित होते हैं, जो हमारे रोबोट को इंसानों की तरह उद्योगों में काम करने में मदद करता है।
ग्रिड बोर्ड्स की टीम किसी ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन करने वाले रोबोट बनाती है। स्वदेशी अनुसंधान और विनिर्माण क्षमताओं के साथ ग्रिड बोर्ड्स ने उद्योगों के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए रोबोट बनाए हैं और अब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को लक्षित कर रही है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे रोबोट काम कर रहे हैं, जैसे कि कांच, सौर ग्लास उद्योग, विनिर्माण उद्योग, खाद्य उद्योग, फार्मा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग और भंडार घर। कंपनी शोध और विकास पर ज्यादा जोर देती है। उनके राजस्व का लगभग 80% R&D पर खर्च होता है। ग्रिड बोर्ड्स द्वारा बनाए गए रोबोट की कीमत बाजार में उपलब्ध उत्पादों के 5वें भाग के बराबर है। आपको अपने प्रतियोगी पर बढ़त बनाने की जरूरत होती है। यह बढ़त केवल समर्पित इन हाउस रिसर्च के साथ हो सकती है, जो कि हर उद्योग में होनी भी चाहिए। उद्योगों को अनुसंधान में काफी निवेश करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उत्पाद, उनकी सेवाएं और उनकी प्रौद्योगिकियां उनके निकटतम प्रतिद्वंदियों से आगे रहें। यही प्रतियोगिता में बने रहने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। ग्रिड बोर्ड्स विभिन्न उद्योगों को रोबोट समाधान और मशीन विजन उपलब्ध करवाकर काफी मदद करता है, जिससे दक्षता और काम करने की गति बढ़ती है और ग्राहकों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलती है। पहले ग्रिड बोर्ड के इंजीनियर ने हमारे कारखाने और हमारे गोदाम का दौरा किया और उन्होंने समाधान निकाला। उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसी प्रणाली है जो सामग्री को स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने में सक्षम है और वह रोबोट नुमा हाथ सामान को जमीन और कुछ ऊंचाई से उठाने में सक्षम है। वो लगभग 90% उत्पादन सरकार के लिए करते हैं। उनके ग्राहकों में गृह मंत्रालय, भारतीय नौसेना, ONGC, इसरो, IIT गांधीनगर आदि शामिल हैं। ग्रिड बोर्ड्स विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए रोबोट बनाने के अलावा मशीन विजन सिस्टम पर भी काम करता है, जिसमें वे विभिन्न श्रेणियों के कई उत्पाद बनाते हैं। कांच निरीक्षण, वेल्डिंग निरीक्षण, कपड़े निरीक्षण और 360 डिग्री पर ट्यूब निरीक्षण समाधान सहित निरीक्षण प्रणालियों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। परिमाण माप समाधान के तहत ज्यामितीय मेगा व्यू, माइक्रो व्यू और जी स्कैन जैसे समाधान विकसित किए जाते हैं। विभिन्न उद्योगों में कई अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए विजन सिस्टम्स की एक श्रृंखला विकसित की जाती है। वर्षों से कई ऐसे उत्पाद विकसित किए गए हैं जो देश के भीतर और यहाँ तक कि देश के बाहर भी बेचे गए हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वहां पहले से ही स्थापित व्यवसायी मौजूद हैं। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसमें पहला है उत्पाद की मात्रा और दूसरा है उत्पाद की गुणवत्ता। जब हम उत्पाद की गुणवत्ता की बात करते हैं तो यह आवश्यक है कि हमें काम करने के पारंपरिक तरीकों को बदलने और खुद को किसी चीज के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए हमें स्वायत्तता और स्वचालन की गुणवत्ता का ख्याल भी रखना है। एक अत्याधुनिक भारतीय स्टार्टअप ने बनाया एक ऐसा रोबोट जो अस्पतालों में कोविड महामारी के दौरान मददगार साबित हुआ। ऐसे रोबोट जो सेवा उद्योग में मदद करते हैं, क्या प्रौद्योगिकी इन रोबोट को बेहतर बनाती है? ये सब देखिए एक ब्रेक के बाद। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है।
हमने देखा कि विभिन्न उद्योगों में रोबोट का उपयोग कैसे किया जा सकता है। आज ऐसे सर्विस रोबोट्स चलन में हैं जो स्वचालित सेवक, समय लेने वाले कामों या दोहराव करने वाले कार्यों को स्वचालित रूप से करने के यंत्र हैं, जिन्हें मानव श्रमिकों के लिए और अधिक बौद्धिक कार्यों को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। ये अस्पतालों से लेकर आतिथ्य क्षेत्रों तक कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एसिमोव टेक कोची स्थित एक कंपनी है जो 2012 से कई तरह के रोबोट बना रही है। उनका विजन तकनीकी और सॉफ्टवेयर नवाचार का उपयोग करके कुछ क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाकर अधिक कुशल बनाना है। उन्होंने ऐसे रोबोट बनाए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रोजमर्रा के कामों जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा, आतिथ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इंसानों की सहायता कर सकते हैं। एसिमोव द्वारा विकसित किए गए अधिकांश रोबोट इंसानों के साथ काम करने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप यांत्रिकी को देखें तो इस तकनीक के पीछे मुख्य रूप से विज्ञान है। किसी रोबोट का हार्डवेयर, किनेमैटिक्स और गतिशीलता है। प्राथमिक तौर पर आप जानते हैं कि किसी काम को करने के लिए किसी रोबोट को कितना स्वतंत्र बनाया जा सकता है और उसी हिसाब से हम रोबोट को डिजाइन करते हैं। यह काम हम कार्य की निपुणता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर करते हैं। आइए एसिमोव के कुछ रोबोट देखते हैं। ये कंपनी सेवा देने वाले रोबोट बनाती है जिनका उपयोग मुख्य रूप से भीतरी या विभागीय लॉजिस्टिक में किया जाता है। उदाहरण के लिए छोटे रोबोट किसी संगठन में थोड़ी दूरी तक पहुंचाने के लिए भारी सामान ले जा सकते हैं। बिना इंसानी संपर्क के सामान पहुंचाने वाले रोबोट भी हैं और कुछ रोबोट ऐसे हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं और आतिथ्य सत्कार करते हैं। कंपनी के पास सहायक और कॉर्पोरेट रोबोट हैं जो एक साथ विभिन्न समायोजनों में कई कार्यों को करने में सक्षम हैं। ह्यूमन एड रोबोट्स इंसानों के साथ काम करते हैं। वो सेंसर की मदद से परिवेश पर नजर रखने और सवालों का जवाब देने के लिए जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। आप इन्हें ऑफिस के मुख्य द्वार पर ग्राहकों का सत्कार करते, विजिटिंग पास प्रिंट करते और FAQs के जवाब देते हुए देख सकते हैं। ESOP Bank introduced this robotic 2 years back. And basically we focus for the customer service. ESAF बैंक ने रोबोट सेवा की शुरुआत 2 साल पहले ग्राहक सेवा पर ध्यान देने और लॉबी में ग्राहकों के संदेह और सवालों के जवाब रोबोट के माध्यम से देने के लिए की, ताकि समय की बचत हो और बैंक को कुशलता से काम करने में मदद मिले और रोबोट ग्राहकों से सीधे काउंटर पर संवाद कर सके। So the customers will be getting the joy, of better service through the robotic process. इन रोबोट में कोविड-19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने की क्षमता है, जैसे कि शरीर का तापमान लेना, फेस मास्क की जांच करना, हैंड सैनिटाइजर और सेंसर्स की जांच करना और बैंक परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना। इन रोबोट का हार्डवेयर शुद्ध गतिकी का उपयोग करके बनाया गया है, जो कि किसी रोबोट की सभी संभावित गतियों का अध्ययन है। प्रत्येक रोबोट में रडार, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, 3D पॉइंट क्लाउड, थॉट कैमरास और GPS जैसे सेंसर लगे होते हैं, जिससे रोबोट अपने प्रक्षेप पथ की गणना करने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए लॉजिस्टिक्स रोबोट के मामले में स्वायत्त नेविगेशन का उपयोग बिंदु A से B तक गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये गोदामों में फ्लोर प्लान और गतिशील बाधाओं को समझते हैं। जब बात कौशल की आती है तो शुद्ध गतिकी का उपयोग रोबोट को कहां जाना है, कार्य को निष्पादित करने के तरीके और जो काम सौंपा गया है उसके निष्पादन को निर्धारित करने की गणना करने के लिए किया जाता है। इन कार्यों की योजना बनाने के लिए काफी ज्यादा गणित का उपयोग किया जाता है। एसिमोव के ज्यादातर रोबोट कार्यक्षमता के लिए AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। AI के बिना एक रोबोट महज इलेक्ट्रॉनिक्स की एक रूपरेखा भर है। नेविगेशन, सेंसर फ्यूजन और AI का उपयोग सबसे अच्छा प्रक्षेप पथ तय करने के लिए किया जाता है। फ्रंट ऑफिस रोबोट्स इंसानों से संवाद करते हैं। वे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और चेहरे की पहचान का उपयोग करते हैं। ये दोनों ही काम AI संचालित करते हैं। ये कई इंटरेक्शन को नेविगेट करने में मदद करता है। हर रोबोट को स्वनियोजन के लिए भी अभियांत्रिक बनाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक कार्य संपादन को अनुकूलित कर सकें। भारत को पहले गणित और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक मजबूत गढ़ माना जाता था। वहीं चीन जैसे देश विनिर्माण उद्योग में सबसे आगे थे। हालांकि भारत में विनिर्माण उद्योगों में रोबोटिक की शुरुआत होने से
उत्पादकता को कई गुना बढ़ाने के लिए रोबोटिक्स और स्वचालन के जरिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। यदि आप उद्योगों को देखें और एक विनिर्माण उद्योग का उदाहरण लें, तो आप देख सकते हैं कि हर दिन जरूरतें बदल रही हैं। यदि आप मोटर वाहन उद्योग को देखें, तो हर दिन एक नया रूप होगा, नया मॉडल होगा, नई कार्य क्षमताओं को जोड़ा जाएगा। यह कार्य केवल इंडस्ट्रीज 4.0 क्रांति की मदद से संभव है, जो कि एक जुड़ा हुआ विनिर्माण वातावरण है, जहां रोबोटिक्स एक प्रमुख इनेबलर है। यह सामान्य रोबोट नहीं है, यह रोबोट वास्तव में मानव के साथ सहयोग करने जा रहा है। आज के रोबोट ऐसा करने में सक्षम हैं, ताकि उद्योगों में क्रांति हो, साथ ही उत्पादन और गुणवत्ता बढ़े, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रोबोटिक्स साफ तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक ऐसा अनूठा उद्यम भी है जो ऐसे रोबोट डिजाइन करता है जो हमें पानी के नीचे ले जाता है। ये कार्य क्षेत्र इतना छोटा क्यों है? पानी के नीचे काम करने वाले रोबोट कैसे बनाए जाते हैं? देखिए ब्रेक के बाद। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। एक ऐसा दिलचस्प क्षेत्र जहां अब रोबोट का काफी उपयोग किया जा रहा है। इनका अनुप्रयोग पानी के नीचे किया जा रहा है। अंडर वाटर रोबोट्स गहरे सागरों के तेल और गैस उद्योग, रक्षा के क्षेत्र, समुद्री अनुसंधान और बचाव कार्य, समुद्र विज्ञान अनुसंधान, पानी के नीचे पुरातत्व और पर्यावरण निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंडर वाटर रोबोटिक्स से अन्वेषण किफायती और ज्यादा सुलभ बन रहा है। हालांकि ये बाजार भारत में बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त है। इसकी क्षमताओं का पता लगाने के लिए कोई खास तकनीकी विकास नहीं हुआ है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में पानी के भीतर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ काम जरूर हुए हैं। भारत के समुद्री रोबोटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए कई भारतीय स्टार्टअप वैज्ञानिक नवाचारों के साथ आगे आ रहे हैं। ऐसी ही एक कंपनी है चेन्नई स्थित प्लैनिस टेक्नोलॉजीज। ये प्रौद्योगिकी स्टार्टअप देश में बने दूर से संचालित होने वाले वाहनों यानी ROVs के उपयोग से पानी के नीचे रोबोटिक निरीक्षण और सर्वेक्षण जैसे समाधान उपलब्ध कराता है। इसे 2015 में IIT मद्रास में नवप्रवर्तनकर्ताओं के एक समूह ने शुरू किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्लैनिस का पहला और वर्तमान में ROVs का एकमात्र मूल उपकरण निर्माता कंपनी है। If you look at the Indian coastline, that's around 7,500 kilometers, which is यदि आप भारतीय समुद्र तटों को देखें तो उनकी लंबाई करीब 7,500 किलोमीटर है। इसलिए भारत जैसे देश के लिए खुले महासागर में उद्यम करने और अपने संसाधनों का उपयोग करने की बहुत बड़ी संभावना है। आर्थिक शोषण के साथ साथ रक्षा व सुरक्षा के संदर्भ में इन दोनों विचारों से हमें प्रेरणा मिली। हमने अपने पानी के नीचे काम करने वाली तकनीक बनाने के लक्ष्य के साथ प्लैनिस की शुरुआत की। इसका उपयोग आर्थिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। Beginning with underwater inspection, it can be taken to defense and other economic sectors as well. प्लैनिस टेक्नोलॉजी केवल पानी के भीतर मानचित्रण के लिए उपकरण ही नहीं बनाती है, बल्कि किसी भी ग्राहक के लिए काम के शुरू से आखिरी तक के समाधान उपलब्ध कराती है। ये समाधान 4 मुख्य तत्वों द्वारा संचालित हैं। अंडर वाटर ड्रोन, ये एक छोटा पोर्टेबल उपकरण है जिसे किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है। इन उपकरणों को बेहद पोर्टेबल रखा गया है ताकि किसी भी समय संचालन में आसानी रहे। ये ड्रोन 100 से 120 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं।
विभिन्न प्रकार के वातावरण में संचालित होने की क्षमता के साथ ये कई प्रकार के पेलोड और सेंसर ले जा सकते हैं। आंकड़ा संग्रह तकनीक। इसके सभी परिचालनों के मूल में आंकड़ा संग्रहण होता है। ये आंकड़े डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं। आंकड़ा प्रतिनिधित्व प्लेटफॉर्म ये वो जगह है जहां सारा डेटा प्रदर्शित किया जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। प्लानिस के पास अपनी तरह का पहला AI सक्षम आंकड़ा प्रतिनिधित्व प्लेटफॉर्म है। कुशल ऑपरेटर टीम। विभिन्न प्रकार के वातावरण जैसे कि खुले पानी, अपतटों, सीमित स्थानों में दूर से संचालित होने वाले वाहन यानी ROV को संचालित करने के लिए एक कुशल ऑपरेटर टीम को कई वर्षों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ऑपरेटर टीम को संचालित करने, सही आंकड़े प्राप्त करने और उसे ग्राहकों को सही प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि डेटा संचालित निर्णय लेना पहले की तुलना में अधिक संभव हो। One of the fundamental challenges that Planis noticed in the बाजार में नोटिस की गई कई मूलभूत चुनौतियों में से एक था डेटा का गलत व्यवस्थीकरण या कुछ मामलों में व्यवस्थीकरण का बिल्कुल भी ना होना, जो डेटा संचालित निर्णय लेने में किसी भी संपत्ति के मालिक के लिए एक महत्वपूर्ण सीमित कारक है। हमारा डेटा संगठन प्लेटफॉर्म डेटा का व्यवस्थीकरण करता है, इसे दीर्घकालिक उपयोग के लिए संग्रहित करता है और इसकी सार्थक व्याख्या भी उपलब्ध कराता है, जिससे फैसले लेने में आसानी होती है और इससे आप कई तरह के नजरिए से तुलना कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सही समय पर सही निर्णय लिए जा सकें। ensuring that right decisions are taken at the right time. टीम वास्तव में इन रोबोट संसाधनों को एक साथ कैसे करती है? इसके लिए वो एक साइट का दौरा करते हैं जहां ग्राहक के लिए आंकड़े जुटाने के लिए पर्यावरण की स्थिति, संरचनात्मक परिस्थितियों और कार्यप्रणाली को समझने के लिए अत्याधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। इस जानकारी का उपयोग ROV और उसके सिस्टम, पेरोल्स और सेंसर्स को सम अनुरूप करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त लॉन्च और रिकवरी विधि को लागू किया जाता है और संचालन को सही स्थान पर ले जाया जाता है जहां निरीक्षण करना होता है। एक बार ROV उस स्थान पर पहुंच जाता है तो ग्राहक को लाइव परिस्थितियों में निरीक्षण करने के लिए बुलाया जाता है। फिर आंकड़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। सभी आवश्यक आंकड़े एकत्र किए जाने तक एक ही कार्यविधि दोहराई जाती है। टीम आंकड़ों को संसाधित, फिल्टर और स्ट्रीमलाइन करने के लिए लाती है, फिर उसे डिजिटल रिपोर्टिंग डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाता है। फिलहाल प्लानिस विभिन्न अपतटों, तटों के निकट और तटों पर काम कर रही है। अपतटीय परियोजनाओं में जैकेट प्लेटफॉर्म्स, अपतटीय गैस संरचनाएं, सिंगल बॉय मोरिंग्स यानी SBMs का निरीक्षण शामिल है। निकट तट क्षेत्र में प्लानिस पोताश्रयों, बंदरगाह, जेटीज, टर्मिनल्स, तेल और गैस और शिपिंग उद्योग में तकनीकी समाधान प्रदान करता है। नागरिक क्षेत्रों या तट सेक्टर में बांध, सिंचाई चैनल और पुल शामिल हैं और ये पाइपलाइन और भंडारण टैंक के निरीक्षण के लिए प्रसंस्करण उद्योग में भी काम कर रहे हैं। प्लानिस के पास अब विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट प्रकार के ROVs वाले उत्पाद हैं। इनमें पाइपलाइन निरीक्षण, टैंक निरीक्षण और खुले जल में परीक्षण के लिए एक विशिष्ट श्रृंखला शामिल है। प्लानिस के पास अपनी एक पूरी टीम है जो यांत्रिक उत्पाद बनाती है, उनका संयोजन करती है और उत्पादों की जांच व परीक्षण करती है। कच्चे माल, घटक और उपकरणों में से ज्यादातर प्लानिस द्वारा बनाए जाते हैं या अन्य कंपनियों से प्राप्त किए जाते हैं और कभी-कभी आयात भी किए जाते हैं। कंपनी का लक्ष्य न केवल भारत में उत्पादों का विकास करना है, बल्कि उन्हें दुनिया भर में निर्यात करना भी है। प्लानिस ऐसे वैज्ञानिक नवाचारों को आगे बढ़ाने में सक्षम है जो भारत को समुद्री रोबोटिक्स और पानी के नीचे निगरानी के मानचित्र पर लाती है। प्लानिस टेक्नोलॉजी वर्तमान में न केवल भारत में बल्कि मध्य पूर्व, सिंगापुर, यूरोप सहित 4 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भी काम कर रही है। I think the Atmanirbhar vision is an excellent initiative. We believe that it is driving a change. मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत एक उत्कृष्ट पहल है। जिस तरह से भारत में प्रमुख निर्णय निर्माता अब विभिन्न उद्योगों में रोजमर्रा के अनुप्रयोगों में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में सोच रहे हैं, और यह इस तथ्य से बहुत अधिक दिखाई देता है कि अब स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग और खरीद के मानदंडों के लिए भारत में विकसित और निर्मित कंपनियों, उत्पादों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह स्टार्टअप और हमारे जैसी अन्य कंपनियों के काम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरक कारक है।
which is a very key motivating factor for startups and small companies like us. इस तरह से नए क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत के विकास को वैश्विक क्षेत्र में नई पहचान देती है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के संस्थान वैज्ञानिक नवाचारों पर जोर दे रहे हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और ये बल हमारी आत्मनिर्भरता की यात्रा को एक नई ऊर्जा दे सकता है।